देखिए, पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होता है। मछुआरों को मछली पकड़ने में भी दिक्कत होता है। किसी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल लॉ भी कहा जाता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, वो भी वन शॉट में। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो सारा का सारा एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा और साथ में नोट्स भी मिलेगा। तो भाई साहब, जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है प्रकाश का परावर्तन, वो जाके देख लीजिए। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे एक हिंट देते हैं सारांश, जैसे उत्तल लेंस सब के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पानी में जो है पेंसिल डूबा हुआ क्यों प्रतीत होता है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई साहब, सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम था प्रकाश का अपवर्तन। तो भाई साहब, हम सबसे पहले जानेंगे अपवर्तन होता क्या। भाई साहब, सबसे पहले तो हमको जानना तो यही चाहिए कि क्या अपवर्तन होता क्या है। तो भाई साहब देखिए, अपवर्तन क्या होता है। हम परावर्तन में क्या पढ़े थे भाई साहब कि टकरा के क्या पढ़े थे, टकरा के वापस जाना को परावर्तन पढ़े थे। इसमें क्या कहता है सर, टकराना भी, इसमें क्या बोलता है, टकराना भी और फिर क्या नीचे की डायरेक्शन में चला जाना, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाना, उसी को बोलते हैं अपवर्तन। चलिए हम डिफिनेशन से समझते हैं क्या कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन का, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, ये एक माध्यम ये दूसरा माध्यम, यानी कि जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। अच्छा, मतलब इसको जाना चाहिए था सीधा इधर, लेकिन ये दिशा थोड़ा इधर झुक जाती है। यानी कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी क्या हो जाती है, दिशा बदल जाती है। अच्छा, तो इसको क्या बोलते हैं, और इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो भाई साहब, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन तो समझ गए। अब प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः कितने नियम होते हैं भाई साहब। तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने, तो दो नियम। पहला होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। अच्छा, जो आपतित किरण होगा, अपवर्तित किरण होगा तथा आपतन बिंदु पर जो भी डाला गया अभिलंब होगा, सब क्या होगा, एक तल में होगा। दूसरा है आपतन कोण की जया, यानी कि सेन आई तथा प्रवर्तन कोण की जया सेन आर के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम कहा जाता है। भाई साहब, यानी कि दूसरा नियम क्या है, म्यू बराबर सेन आई बट्टा सेन आर। और सर, मैं एक मज़े की बात बताऊं तो सेकेंड यानी कि द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं पता है, सेन आई बट्टा सेन आर को। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ दे कि स्नेल का लॉ लिखिए ना भाई, स्नेल का नियम लिखिए ना, तो स्नेल का नियम यही है, सेन आई बट्टा सेन आर। ओके, स्नेल का लॉ क्यों कहा जाता है, यानी कि स्नेल का नियम क्यों कहा जाता है, देखते हैं। क्योंकि इस नियम के खोजकर्ता स्नेल नामक वैज्ञानिक थे। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस नियम को खोज किया था स्नेल ने। जो खोज करेगा अपने नाम पे रख लिया। ओके, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है सर, निर्वात में बताओ प्रकाश की चाल कितनी होती है सर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है सर, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये यहाँ तक तो समझ गए भाई साहब, समझ गए। सर, माध्यम दो है, माध्यम कितने होते हैं, दो। माध्यम कितने होते हैं, दो। सर, समझते हैं सघन माध्यम किसे बोलते हैं और विरल माध्यम किसे बोलते हैं। सर, सघन माध्यम क्या होता है, देखिए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। अच्छा, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। ओके, विरल माध्यम क्या होता है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। अच्छा, जिसमें प्रकाश स्पीड से जा रहा है ना भाई, वो विरल माध्यम होगा। जिसमें लाइट एकदम स्लो जा रहा है ना, जिसमें लाइट का स्पीड एकदम कम है, वो सघन माध्यम हो गया। ओके, यहाँ तो समझ गए। एक और अंतर से समझ सकते हैं, जिस माध्यम का आवर्तनांक अधिक होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। अच्छा, जिसका आवर्तनांक वैल्यू
अधिक होगा उसको बोलेंगे सघन, और जिसका अपवर्तनांक वैल्यू कम होगा उसको बोलेंगे विरल। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं सर। नहीं, सघन का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण ले सकते हैं। हवा के अपेक्षा कांच सघन माध्यम है। हवा में लाइट ज़्यादा स्पीड चलेगा या कांच में? सर हवा में, यानी कि हवा क्या है? सघन माध्यम है। उसी प्रकार दूसरा है कांच, यानी कि दूसरा है कांच के सापेक्ष हवा। कांच में ज़्यादा रहेगा या हवा में? सर विरल माध्यम है, और विरल माध्यम क्या होता है? जिसमें प्रकाश की चाल क्या हो तो अधिक होती है, यानी कि कांच में अधिक होगा हवा के सापेक्ष। ओके, चलिए विरल माध्यम सघन माध्यम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, अब थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर पढ़ते हैं। इस सब पर ध्यान देना ज़रूरी है। जब अपन नहीं करते, अपन इस पर उतना ध्यान नहीं देते, बट ध्यान देना भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पूछता है। चलिए क्या कहता है, यहाँ देखते हैं क्या कहता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना कैसी होती है? मतलब जब प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण कौन सा माध्यम? विरल माध्यम से किस में जाती है? सघन माध्यम में। तो क्या सब होता है? अच्छा, विरल कौन सा माध्यम होता है? सर अभी जस्ट बताया, जैसे जिसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। तो विरल हो गया हवा, और यहाँ सघन क्या हो गया? कांच। तो यही बोल रहा है कि जब लाइट जो है ना, कहाँ से कहाँ जाती है? जब लाइट की किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है, लाइट जो है कहाँ से कहाँ जाती है? लाइट जाती है आपको विरल माध्यम से, कहाँ जाती है? सघन माध्यम में जाती है। तो क्या हो जाती है? सर हम बताते हैं, अगर विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगा, सबसे पहले तो ये जा रहा है तो आपतित किरण, ठीक है। और ये एंगल आई क्यों लिखा है, कोण आई क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ ये क्या है? आपतित कोण है, और ये क्या है? कोण आर लिखा है, यानी कि अपवर्तित किरण है, ठीक है। ये समझे यहाँ पे? ओके, तो सर इतना तो बताए आप, लेकिन इतना ये नहीं बताए कि जब प्रकाश की किरण विरल से किस में जाती है? विरल से जाती है सरल में, विरल से किस में जाती है? सघन में जाती है। तो क्या सब होता है? तो होता कुछ नहीं है भैया। देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अच्छा, यानी कि किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर, इधर आ जाता है। भाई इसको ना जाना चाहिए था, इसको देखो ऐसे, एक मिनट, ऐसे ये सीधा जा रहा है, तो इसको जाना चाहिए था इधर, जाना तो चाहिए था इधर, लेकिन आ कहाँ गया है भैया? ये तो आ रहा है अपने पास है भैया, भागो थोड़ा। ये आ रहा है, यानी कि इसको बोलते हैं बीच में अभिलंब, यानी कि अभिलंब के पास। तो डायरेक्ट शॉर्ट में अब समझो, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो आपतित किरण कहाँ पे, यानी कि अपवर्तित किरण जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब के पास सटने लगता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इतना याद रखो। ओके, अब थोड़ा सा पढ़ते हैं विरल माध्यम का, यानी कि विरल माध्यम का नहीं, सॉरी, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था? विरल से सरल में जा रहा था, और इसमें सरल से, यानी कि इसमें सघन माध्यम से किस में जा रहा है? विरल में जा रहा है। इसमें विरल से सघन, इसमें विरल से इसमें क्या हो रहा है? सघन माध्यम से विरल में जा रहा है, ठीक है। ओके, तो क्या होता है? पहले तो बताया कि लाइट है ये, ओके, ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम, और ये नीचे वाला सरल माध्यम है। तो ऊपर जो जा रहा है ये लाइट क्या हो रहा है? यहाँ पे आपतित हो रहा है। इसको अपवर्तित होके कहाँ जाना है? इसको एकदम सीधा जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था इस सामने, एकदम सीधा अगर लाओगे तो इधर आना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ भाग रहा है? इधर भाग रहा है भैया। काहेला भाग रहे हो? इधर भाग रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जब प्रकाश की किरण, यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जाएगी? विरल में। तो क्या होगा? यहाँ तो ये अभिलंब है, यहाँ अभिलंब से दूर भाग रहा है, इसको पास बुलाने की कोशिश करो रे भाई कोई, लेकिन ये दूर भाग रहा है। तो यही लिखा भी है यहाँ पे भाई साहब, यही तो लिखा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम हुआ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब, तो आपतित किरण, ये कौन सा किरण है? आपतित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हो जाती है। ये दोनों पॉइंट भाई याद रखना।
यानी कि ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाँ, समझ के पढ़ना भाई, रट के नहीं, अपना लैंग्वेज में। एक बार और रिवीजन करा देते हैं। यानी कि जब क्या हुआ, विरल माध्यम से सघन में आया, क्या हुआ, 1 मिनट थोड़ा रब लेते हैं, अब थोड़ा समझाते हैं। क्या हुआ यहाँ पे, विरल माध्यम, यानी कि विरल माध्यम से किस में आया, विरल माध्यम से किस में आया भाई साहब, सघन में आया। तो विरल से अगर सघन में आएगा तो किधर होगा, यानी कि किधर अपवर्तित किरण जाएगा, तो अभिलंब की ओर झुकेगा भाई। यहाँ देख रहे हो, झुक रहा है इधर। अगर मान के चलिए क्या हो रहा है, सघन माध्यम, यानी कि सघन माध्यम से किस में जा रहा है, विरल माध्यम, तो क्या होगा, विरल से अगर सघन में जा रहा है तो अभिलंब से दूर भाग रहा है। इसको इधर रहना चाहिए था, ये देखिए इधर भाग रहा है। तो ये समझिए। एक पॉइंट और याद रख लेना इसी में है, क्या कि देखो यहाँ पर देखो, एंगल आई, कोण आई जो है कोण आर से बड़ा है। कोण आई जो है यहाँ पर देखो, कोण आई कितना छोटा दिख रहा है, यानी कि कोण आर कितना छोटा दिख रहा है। देखो अपवर्तित किरण जो है, अपवर्तित कोण कितना छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। और परावर्तित किरण, सॉरी आपतित किरण कितना बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी आपतन कोण बड़ा होगा क्या, अपवर्तन कोण से, क्या होगा, अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। ओके, और यहाँ क्या होगा, अपवर्तन कोण, क्या सर क्या बोल रहे हैं, फिर से बोला जाए क्या, फिर से बोलते हैं। यहाँ बोल रहे हैं अपवर्तन कोण बड़ा होगा आपतन कोण से, क्या, अपवर्तन। यहाँ अपवर्तन, बड़ा एंगल ये लग रहा है ना, बड़ा कोण ये लग रहा है, तो बड़ा ये है, ये छोटा हो गया। और यहाँ पर क्या, ये छोटा लग रहा है और ये बड़ा लग रहा है, तो वही बात लिखा गया है। समझ में आया, समझ में नहीं आया तो बोलिएगा भाई। सर एक कंडीशन और है जो इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट है सब बताएंगे। जब प्रकाश की किरण, क्या बोल रहा है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अच्छा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और दूसरे माध्यम से पुनः अपने माध्यम में बाहर निकल जाती है। अच्छा, ये बात बाकारे। तो अपवर्तन की घटना कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या है सर, ये क्या है, ये हवा है। बाहर में भी क्या है, हवा है। बीच में क्या है, तो कांच है। ये तो समझ गए कि हवा हवा कांच, यानी कि अगर कोई सामान, यानी कि अगर कोई लाइट जाएगा, मान के चलिए अगर सीधी आएगा, अगर कोई लाइट सीधी आ रहा है तो पहले किस में है, यहाँ पर तो सर अभी तो बताया ना कि इधर हवा है। ओके, फिर वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, किस में आएगा, अब ये ना सर बताए है कि थोड़ा आगे बढ़ेगा तो वो आएगा इसमें, यानी कि इसमें क्या है, ये क्या है, ये तो है कांच, यानी कि ये कांच है तो कांच में। फिर थोड़ा आगे आएगा तो वो किस में आएगा, फिर से बाहर में हवा है। तो यही बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण क्या हो रही है, पहले माध्यम में जा रही है और फिर माध्यम से निकल रही है, तो क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये क्या है, आपतित किरण। कौन सा किरण है भाई साहब, आपतित किरण है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये क्या है, परावर्तित किरण। कोण आई लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे, कोण आया है तो आई क्या बोलेंगे बताओ, आपतित कोण। और कोण आर लिखा है यानी कि परावर्तित कोण। ओके, यहाँ तक समझ गए। ओके, यहाँ तक ये हवा कांच है। ये क्या बीच में हम लोग क्या डाले, अभिलंब डाले, ये तो समझ गए ना। ये बीच में क्या डाले, ये अभिलंब डाले। उसके बाद देखो यहाँ से ये बढ़ा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ये बढ़ रहा है, यहाँ से कौन सा बढ़ रहा है, ये सॉरी ये बढ़ रहा है ना भाई जी। यहाँ से मान ये बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों आगे कहाँ तक जाएगा पता नहीं, तो इसको बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन। यानी कि इस दोनों के बीच का जो दूरी है ना, ये पार्श्व विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब, पार्श्व विस्थापन। और इस कोण को कहते हैं निर्गत कोण, यानी कि निर्गत किरण। इस किरण को निर्गत किरण और इस कोण को निर्गत कोण, जिसे ई से डिनोट करते हैं, ई से लिख सकते हैं। ठीक है, आप समझते हैं सबके बारे में। सर चित्र आपको याद तो नहीं समझना होगा सर चित्र, क्योंकि
फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो भाई साहब चित्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए निर्गत किरण क्या होता है भाई साहब, निर्गत किरण क्या होता है? देखो यह वह किरण है जो किसी माध्यम से गुजरकर कांच और मुड़कर बाहर निकलती है। देखो निर्गत किरण यहाँ पे है, यस यस यहाँ पे है, तो यह वह किरण है जो किसी माध्यम से, ये तो किसी माध्यम से टकरा के आई है ना वापस, और फिर क्या हो जाती है, मुड़कर बाहर निकलती है। देखिए मुड़ गया है, तो इसी को बोलते हैं निर्गत, क्या कहलाता है, निर्गत किरण। अब समझते हैं निर्गत कोण क्या होता है भाई साहब, क्या निर्गत कोण? तो निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अच्छा निर्गत किरण तो ये हुआ भाई साहब, यानी कि निर्गत किरण तो ये हुआ, अभिलंब तो ये हुआ, इसके बीच का कोण ये हुआ, इसी को कहते हैं निर्गत कोण। अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं, नो डाउट। ओके, अब जो है ना पार्श्व विस्थापन देखते हैं क्या होता है। पार्श्व विस्थापन, सर पार्श्व विस्थापन के पहले तो यहाँ जानते हैं पार्श्व विस्थापन होता क्या है सर। ओके देखिए, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की दूरी, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की दूरी यानी कि ये वाला दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इसे y से लिखा जाता है, आपतन कोण तथा नियत कोण इसे d से लिखा जाता है, सॉरी y नहीं होगा। आपतन कोण तथा निर्गत कोण हमेशा बराबर रहता है। ये भी पता है कि आपतन कोण यानी कि आपतन कोण और निर्गत कोण हमेशा बराबर होगा, ये पॉइंट याद रखना। इसका मतलब कोण I बराबर कोण E होता है, कोण I बराबर कोण क्या होगा, E होता है। अब हम पार्श्व विस्थापन के कुछ गुण पढ़ ले का भाई, पढ़ लेते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। पार्श्व विस्थापन कांच स्लैब की मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। इसका मतलब जितना आप कांच का स्लैब का मोटाई बढ़ाइएगा, हाँ, उतना ज़्यादा क्या होगा, पार्श्व विस्थापन होगा। जितना ज़्यादा स्लैब का मोटाई बढ़ाइए उतना ज़्यादा विस्थापन होगा, यानी कि पार्श्व विस्थापन होगा। उसके बाद बोल रहा है पार्श्व विस्थापन आपतन कोण के सीधा समानुपाती होता है, यानी कि जितना आप आपतन कोण बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा पार्श्व डिस्टेंस यानी कि पार्श्व विस्थापन बढ़ेगा। चलिए प्रकाश के अपवर्तन के प्रमुख गुण समझ लेते, क्या सब होता है भाई साहब, क्या सब होता है प्रकाश के अपवर्तन के प्रमुख गुण। जैसे पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देना। क्या होता है, पानी में जब हम पेंसिल रखते हैं या छड़ी, ये सब क्या ऊपर से देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि टेढ़ा है, जबकि असलियत में वो टेढ़ा नहीं है। दूसरा है अक्षरों के ऊपर कांच का टुकड़ा रखकर देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होना। अक्षरों पे आप कांच का टुकड़ा रखिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये उठा हुआ है। मछुआरा को मछली भेजने में कठिनाइयाँ होना, जो मछली पकड़ता है उसको दिखता रहता है कहीं थोड़ा टेढ़ा और रहता है कहीं और, तो उसको भी दिक्कत हो रहा है भाई साहब, यानी कि अपवर्तन के कारण दिक्कत तो हो रहा है। देखिए अपवर्तन होता क्यों है सर, क्वेश्चन पूछ देगा, या अपने सोचो ना भाई अपवर्तन होता क्यों है। हाँ, मछली वाला को भी दिक्कत हो रहा है, अपने लोग को भी दिक्कत होता है, अपवर्तन होता है क्यों भाई। देखो इसके पीछे फिजिक्स है। क्या फिजिक्स है, तो हम फिजिक्स में रीज़न जानना चाहेंगे ना मिस्टर, जानते हैं होता क्यों है। प्रकाश का अपवर्तन इसलिए होता है, अच्छा किस लिए होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। अच्छा अपन अभी जस्ट पढ़े ना, प्रकाश की किरण क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से में जाती है, तब प्रकाश की स्पीड बदल जाता है। तब क्या होता है, प्रकाश की स्पीड बदल जाता है, और स्पीड बदल जाने से दिशा में भी बदल जाता है, और स्पीड बदल जाने से क्या होता है, दिशा भी बदल जाता है, और इसलिए अपवर्तन होता है। सर ये तो समझ गए ना अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि मेन है प्रकाश का स्पीड का बदलना। जो प्रकाश का स्पीड है ना वो बदल जाता है, और उसके बाद क्या होता है, दिशा भी बदल जाता है, और इसी कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो अगर आप पूछेगा कि अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि सर लाइट का स्पीड यानी कि लाइट का वेग ना अलग अलग माध्यम में अलग अलग बदलता रहता है, और इसीलिए अपवर्तन होता है। नो डाउट सर, समझ गए होंगे आप लोग। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाए। देखो अब पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों नज़र आती है भाई साहब। हाँ अभी परे नज़र आती है, क्यों, आखिर क्यों। देखिए रियल में ये रियल वाला पेंसिल ये है, और इसको दिख रहा है ससुरा का ये, हाँ ये दिख रहा है। चलिए अब हम थोड़ा इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। पानी में डूबी हुई पेंसिल प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई। अच्छा ये हमको भी पता है कि पानी में जो पेंसिल दिख रहा है ना डूबी हुई और मुड़ी हुई, ये अपवर्तन के कारण हो रहा है, ठीक है।
पानी से हवा में आने पर प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है। अच्छा, पानी से जो किरण आ रहा है हवा में भाई साहब, इसमें क्या हो रहा है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिससे पेंसिल का डूबा हुआ भाग ऊपर उठ जाता है, जिससे क्या होता है कि ऐसा लगता है कि जो पेंसिल डूबा हुआ है ना, ये क्या हो गया, उठा हुआ है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, इसलिए पेंसिल मुड़ी हुई नज़र आती है। इसलिए क्या होते हैं, पेंसिल मुड़ी हुई नज़र आती है। इसमें कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े, क्या बढ़ते हैं सर, एकदम आसान। क्या मैं आसान भाषा में समझा पा रहा हूँ? अगर समझा पा रहा हूँ तो आप लोग कमेंट नहीं करते क्यों भाई? किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, लैब भी चलेगा ना ऑल सब्जेक्ट का। हाँ चलिए, अब हम अपवर्तनांक क्या होता है ये समझते हैं। सर एकदम सिंपल भाषा में क्यों ना समझेंगे सर? हाँ देखिए, अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक वह संख्या, अच्छा कौन सा संख्या है, जो बताती है किसी माध्यम में प्रकाश की गति कितनी कम हो जाती है और प्रकाश कितना मुड़ता है। देखिए अपवर्तनांक हमको क्या बताता है, बताता है कि माध्यम में प्रकाश की कितनी गति है। जैसे अगर स्लैब में गया तो स्लैब में कितना गति है, और प्रकाश कितना मुड़ता है, प्रकाश क्या होता है, कितना मुड़ता है, वो भी कौन बताता है सर? अपवर्तनांक बताता है। चलिए, अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला क्या होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा में उस माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात में क्या, अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, निर्वात में प्रकाश का वेग होगा और उसके बाद उस माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। तो एन से जो है अपवर्तनांक लिखते हैं और एन बराबर सी भी हो जाएगा, एन बराबर सी बट्टा भी हो जाएगा, क्योंकि एन से हम लिखते हैं अपवर्तनांक, सी से हम लिखते हैं निर्वात में प्रकाश और भी से लिखते हैं उस माध्यम का प्रकाश का वेग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है देखते हैं ज़रा, याद रखें। अच्छा क्या याद रखें भाई, पूरा तो पढ़ रहे अच्छे से समझ के। जितना अधिक अपवर्तनांक होगा उसमें उतना कम प्रकाश का वेग होगा। इसका मतलब सर हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब सबसे लाइट का स्पीड कम हीरा में ही होगा। हाँ सर यही तो हम पढ़ाए अभी हम क्या पढ़ाए कि जितना अधिक अपवर्तनांक होगा, अच्छा उसमें उतना कम प्रकाश होगा, यानी कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है तो उसमें प्रकाश की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। कितना आसान है। जैसे हम लोग हवा का सबसे कम अपवर्तनांक है तो प्रकाश की स्पीड क्या होगी, उसमें ज़्यादा होगी, तेजी। जैसे हवा में प्रकाश तेज चलता है, हाँ हमको भी पता है सर, हवा में प्रकाश तेज चलता है इसलिए हवा का अपवर्तनांक कम होता है। हाँ सर ये तो हमको भी पता है ना। ओके, हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, कितना होता है, 1.303। ओके, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, 2.42। चलिए आगे बढ़ते हैं। हे सर अब ना लेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये भैया किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेंस। ठीक है सर, लेंस होता की है ये भैया, क्या लेंस होता क्या है, लेंस के बारे में जो पढ़ेंगे। लेंस तो दो पारदर्शी सतहों से घिरे हुए भाग को लेंस करते हैं। क्या बोला, दो पारदर्शी मतलब ए सर आर पार दिखाई देना चाहिए, उसी को बोलेंगे पारदर्शी। तो दो अगर पारदर्शी है ना, दो अगर पारदर्शी है तो इसका मतलब वो घिरा हुआ भी है और उसी भाग को हम लेंस कहते हैं। लेंस समझने में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। चलिए आगे क्या है, गोलीय लेंस क्या होता है सर। गोलीय लेंस देखे है क्या, आप देखे होंगे जरूर। गोलीय लेंस क्या होता है, गोलीय सतह से घिरा लेंस गोलीय से लेंस कहलाता है। जो गोल से घिरा है, एकदम गोल से घिरा है, वो गोलीय लेंस होता है। ओके, उसके बाद बेलनाकार लेंस क्या होता है, बेलनाकार, क्या बोल रहा है, बेलनाकार सतह से घिरा लेंस को बेलनाकार सतह कहते हैं। जो बेलना जैसे है, जो बेलना जैसे घिरा हुआ है उसको हम बेलनाकार लेंस कहते हैं। ओके अब चलते हैं लेंस पे। ओके, लेंस के प्रकार क्या पढ़ने वाला भाई साहब, लेंस के प्रकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। तो भाई साहब हम सबसे पहले समझेंगे उत्तल लेंस क्या होता है भाई साहब। ओके, वैसे लेंस जिनके बीच की सतह मोटी तथा किनारे की सतह पतली होती है। अरे भैया यहाँ इमेज ना दिखाया गया है का, दिखाया तो गया है। वैसा लेंस देखिए, इस लेंस को देखिए, बीच में क्या है सर, बीच में क्या है, मोटा है और काट में क्या है, पतला है, और इसी को तो हम उत्तल लेंस बोलेंगे। यानी कि बीच में मोटी और किनारों पर पतली, उसी को बोलते हैं उत्तल लेंस। अब चलते हैं भाई साहब अवतल लेंस की होता है। रे भैया अवतल लेंस होता की है, देखिए तो वैसा लेंस जिनकी, क्या बोल रहा है सर, वैसा लेंस जिनकी क्या होता है। ओके, तो वैसा लेंस जिनके बीच की सतह पतली हो, इसमें क्या है, बीच में सतह पतली हो और क्या है, दोनों
दोनों क्या, दोनों सतह पर किनारे मोटी होती है। यानी कि अवतल लेंस किसको बोलेंगे, वैसा लेंस जिसके बीच की सतह पतली और किनारे की सतह मोटी हो, जैसा कि चित्र से आप देख सकते हैं। ठीक है, डिफिनेशन चित्र से बनाइएगा तो बहुत सुंदर रहेगा भाई, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, हम तो यही कहते हैं। ओके, जो है ना भाई साहब, अब जो है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अच्छा सर, अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? हाँ, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अरे भैया, नाम देने की क्या ज़रूरत है, ये सब क्यों बोला जाता है? अरे भैया, दिमाग ख़राब कर देता है, क्यों बोला जाता है? देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोला जाता है, देखते हैं। क्योंकि ये प्रकाश की किरणें को एक जगह पर लाकर मिलाता है। अगर प्रकाश की किरण यहाँ भटक रही है सर, यहाँ से यहाँ, तो इसको क्या करती है, एक जगह लाकर मिलाती है, इस पॉइंट पे एक जगह, इस फोकस पे मिलाती है। और इसीलिए अगर फोकस पे मिला रही है, इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी कि इनका काम है सब लाइट को एक जगह जमा करना। ओके, अब जो है अवतल लेंस को अभिसारी लेंस बोले, अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोले भाई साहब? अवतल लेंस को अपन लोग बोले अपसारी लेंस। क्यों? क्योंकि यह जो है ना, क्योंकि ये प्रकाश की किरण को फैला देता है। ये क्या करता है, प्रकाश की किरण को फैला देता है। क्या करता है सर? तो फैला देता है। यानी कि प्रकाश की किरण को जो फैला रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, तो अपसारी लेंस बोलेंगे। तो क्यों बोला जाता है अपसारी और अभिसारी, ये तो समझिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। उभयोत्तल होता है, समतलोत्तल होता है, अवतलोत्तल होता है। ओके, और अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है सर अवतल लेंस? उभया अवतल होता है, समतलावतल होता है, उतलावतल होता है। वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना आप, ठीक है? नाम सब याद रखना इम्पोर्टेंस है, तो इसीलिए नाम याद रखना। तो यानी कि इस दोनों के बीच में अभिसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, ये भी समझ गया। ये क्या होता है, किनारों पर मोटा होता है, वो क्या होता है, बीच में पतला होता है, इसी प्रकार। उसके बाद ये पॉइंट कहता है लेंस बना होता है कांच से। लेंस किस चीज़ से बना होता है? कांच से। लेंस में 2 सतह होते हैं। लेंस में कितने सतह होते हैं? 2। वो तो शुरू में ही पढ़े थे कि 2 पारदर्शी सतह से बने होते हैं। ओके, आगे लेंस में भाग लेने वाले प्रमुख तत्व सर, यहाँ से भी ना टॉपिक हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं। देखिए, लेंस में भाग लेने वाले प्रमुख तत्व कौन सा है? देखिए, ये लेंस होता है, ये तो पता है आप लोग को, ये क्या है, प्रधान अक्ष। बीचे बीच जो गया है, यानी कि बीचे बीच जो जा रहा है उसको बोलते हैं अपन प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, लेंस में 2 वक्रता केंद्र होता है, एक C1 होता है और एक C2 होता है, जिसको 2F1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2F1 भी लिख सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ओके, इसमें ना 2F1 लिखा गया है यहाँ पर, और यहाँ भी 2F1 लिखा गया है। ये इसमें 2 फोकस होते हैं, एक प्रथम फोकस, एक द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस को F1 से डिनोट करते हैं, लिखते हैं, और द्वितीय फोकस को F2 से लिखते हैं। ओके, और ये जो है ना बीच में, ये जो है ना बीच में, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं सर? इसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए? ओके, और यहाँ तक भी समझना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 2F और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 2F कहते हैं। अब सबके बारे में हम बारी बारी से जानते हैं कि कौन क्या होता है, ठीक है? चलिए बारी बारी से जानते हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर से देखेंगे। क्या बोलते हैं वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं? पहले तो ये देख लेते हैं लेंस। ओके, ये बोल रहा है लेंस जिस गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता का केंद्र कहते हैं। यानी कि लेंस भी एक गोला से बना है, उस गोले का केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं भाई साहब? किसको, यानी कि मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं बताइए? लेंस के बिल्कुल बीच से गुजरने वाली सीधी रेखा, ये क्या है? ये है लेंस। ये क्या? लेंस। इसके बीच से अगर गुजर रही है तो ये क्या हो गया? ये हो गया मुख्य अक्ष। कितना ईजी है। हाँ, उसी को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए, एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं। उसके बाद लेंस का द्वारक किसे कहते हैं भाई साहब? लेंस का द्वारक। ओके, देखिए लेंस की लंबाई को द्वारक कहते हैं। जो लेंस का लंबाई है ना, ये वाला भाग है रे भाई, ये वाला, ये जो लेंस का लंबाई है ना, और मेन द्वारक यहाँ पे होता है, यानी कि लेंस की लंबाई को द्वारक कहते हैं। उसके बाद आता है
प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं भाई? लेंस के बीच वाला बिंदु, जो लेंस के बीच वाला बिंदु होता है, जो यहाँ पे होता है भाई साहब, जो यहाँ पे होता है एकदम बीच वाला जो बिंदु होता है, जो लेंस के बीच वाला बिंदु होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं उसको? हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण नहीं मुड़ती, जो भी प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी उसके बाद जाके मुड़ेगी, लेकिन जहाँ पर प्रकाशिक केंद्र होता है इस बीच में पॉइंट, वहाँ पे कोई किरण नहीं मुड़ती है। ओके, अब ना वक्रता त्रिज्या जान लेते। क्या जान लेते हैं? वक्रता त्रिज्या क्या होता है? लेंस में वक्रता केंद्र तथा प्रशासनिक केंद्र के बीच में, अच्छा जो लेंस है उसमें वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र के बीच को दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लेंस में वक्रता त्रिज्या 2 होता है, ये तो पता ही है। लेंस में वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 2 होगा। अब जानते हैं मुख्य फोकस क्या होता है भाई साहब? मुख्य अक्ष के समांतर से आने वाली प्रकाश की किरणें के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या बोला है? मुख्य फोकस फिर से समझते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, ये कोई मुख्य अक्ष है, ये तो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर कितना प्रकाश आ रहा है? मुख्य अक्ष के समान आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद जहाँ भी मिलती है, अपवर्तन के बाद ये सब कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है, यानी कि इसी को बोलेंगे मुख्य अक्ष। तो डायरेक्ट हम सिंपल भाषा में मुख्य अक्ष को लिख सकते हैं कि अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है उसे ही हम बोलते हैं मुख्य फोकस। और उसी के बाद अब जानते हैं फोकस दूरी होता है क्या भाई साहब? फोकस दूरी होता क्या है? लेंस के प्रशासनिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। अच्छा, लेंस के प्रशासनिक केंद्र हुआ ये वाला भाग। ओके, उसके बाद बोल रहा है मुख्य फोकस के बीच को हम फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। सर इसको अपने लैंग्वेज में लिखा है, अपना भाषा है, इसलिए नोट कर लेना। PDF चाहिए तो कमेंट करना। सर अब उत्तल लेंस से जो हम चित्र बनाएंगे तो सबसे पहले तो अपन को नियम जानना पड़ेगा। तो देखिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करना का नियम, क्या क्या नियम है वो देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है वो देखते हैं। पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। अच्छा, ये कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, आपतित होती है तो लेंस के परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष फोकस से गुजर देगी। मतलब यही बोल रहा है कि अगर लेंस के क्या समांतर कोई भी क्या किरण जा रही है तो उसको गुजरना होगा F2 से, यानी कि उसको F से ही जाना होगा। कहाँ से जाना होगा? F से ही जाना होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि धोईघाट से जा सकता है, F से ही जाना होगा। उसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है? देखिए दूसरा नियम, जब क्या बोल रहा है? दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है। जब प्रकाश की किरण क्या मुख्य फोकस से, क्या बोल रहा है? जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है तो टकराने के बाद, यानी कि अपवर्तित होने के बाद वापस क्या हो जाती है? वापस समांतर हो जाती है। किसके समांतर? मुख्य अक्ष। यानी कि F से गुजारोगे ना कोई भी किरण तो वो किसके समांतर हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। बस इतना याद रखना है इसमें। ओके, और इसके बाद हाँ, ये तो उत्तल लेंस में था, अवतल लेंस में भी समझते हैं। अवतल लेंस का काम क्या होता है? फैलाना, यानी कि फैलाना। जैसे ये लेंस क्या होता है? ये तो सीधा जाता है इसमें, ठीक है, इसमें तो सीधा जाता है कोई भी किरण, ठीक है, और उसको क्या कर देता है? इधर डाइवर्स कर देता है। फिर हम लोग मिलाते हैं ऐसे कल्पना करके कि इधर ही आया हुआ, ठीक है। ओके, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम देखते हैं, उसके बाद फिर आप सॉल्व करने वाले जो भी। देखिए तीसरा नियम क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण प्रशासनिक केंद्र से जाएगी, यानी कि अगर O से जाएगी भाई साहब, प्रकाश की किरण अगर O से जाएगी लेंस में तो O से ही आएगी, O से जाएगी तो O से ही आएगी। अरे भाई ये कितना सिंपल है, प्रकाश की किरण जब O से जाएगी तो O से ही ना आएगी। ये तीसरा नियम है, इसमें भी O से जाएगी तो O से ही आएगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? देखिए अब नियम तो हम तीनों नियम सीख गए, यानी कि समझ गए। अब जो है उत्तल लेंस में वस्तु की प्रतिबिंब बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग रेडी है प्रतिबिंब बनाने के लिए? यस सर रेडी है। अगर रेडी है तो बिल्कुल हम बनाएंगे। हाँ, जितना कंडीशन होगा सब कंडीशन पे हम बनाएंगे। पहले 2 कंडीशन को समझ के बनाना भाई, ठीक है। क्या करना है? समझ के बनाना है। ओके, सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखा गया? वस्तु प्रशासनिक, क्या बोला गया है? वस्तु कहाँ रखा गया है? जब वस्तु प्रशासनिक केंद्र यानी कि O तथा F1 के बीच रखी जाती है।
वस्तु कहाँ रखा गया है? वस्तु रखा गया प्रशासनिक केंद्र और ओ के बीच में रखी जाती है। प्रशासनिक केंद्र ये हुआ और F1 ये हुआ, यानी कि वस्तु रखा गया है यहीं यहाँ पे। तो वस्तु अगर यहाँ पर रखा गया है तो ये अपन सबको पता है कि पहला रे जाएगा अगर तो F2 से गुजरेगा, दूसरा अगर जाएगा तो O से गुजरेगा। ये सब इधर मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पीछे खींच के मिला देते और पीछे बन जाता है। तो चित्र कैसा बना भाई साहब? चित्र की प्रकृति क्या हुआ? इसकी प्रकृति काल्पनिक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के से बड़ा है। अच्छा, बड़ा भी है, हाँ बड़ा है। प्रतिबिंब C1 तथा F1 के बीच में बनता है। प्रतिबिंब C1 और F1 के बीच में ही तो बना है भाई ना। चलिए, अब दूसरा कंडीशन में क्या कहता है, जब वस्तु मुख्य फोकस F1 पर रखी जाती है। अब क्या, पहले किस में, O और F1 के बीच में रखा, अब F पर रखा। जब F पर रखा भाई साहब, ये तो पता है 2 रे चलेगी, एक जा रही है F2 के पास जाएगी, यानी कि कोई भी रे अगर चलेगी तो F2 के पास, और दूसरा जाएगी तो क्या, किससे, O से जाएगा। किससे जाएगा? O से। तो O से भी गया। तो ये दोनों कहाँ कटा? अनंत। आगे कट ही नहीं रहा है, क्या पता अनंत पे कट जाएगा, पता नहीं आगे कट जाएगा, अनंत पे कट जाएगा। जहाँ पर कटेगा वहीं पर प्रतिबिंब, ना तो अनंत पर कट रहा है, इसको सीधा आप खींचने ले जाओ, ये कहाँ तक जाएगा, खींचते रहना। हाँ, तो यानी कि कैसा बना, तो लेंस के पीछे बन रहा है। चित्र कहाँ बन रहा है? लेंस के पीछे। प्रतिबिंब वास्तविक, हाँ भाई प्रतिबिंब वास्तविक है, क्योंकि वैसे भी मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है और इधर बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। बिल्कुल भाई, कहाँ वस्तु इतना बड़ा, इतना सा, और वह प्रतिबिंब बड़ा सा होगा। प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पे बन रहा है। 2 कंडीशन में अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा। अब आगे देखते हैं तीसरा कंडीशन क्या कहता है। हाँ, तीसरा कंडीशन, जब वस्तु को वक्रता केंद्र 2F तथा F1 के बीच रखी जाती है, यानी कि इस बार जो है ना 2F1 तथा F1 के बीच में रख दिया गया। अच्छा, तो ये तो हम सबको पता है कि पहला रे जाएगा तो पहला रे जाएगा तो कहाँ से जाएगा, तो F1 F2 के पास, दूसरा O के पास। ये दोनों कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि हमको क्या, कहाँ पर मिल रहा है सर? ये दोनों मिल रहा है यहाँ पे, यानी कि यहीं पर क्या बना, प्रतिबिंब बना। ठीक है, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्या प्रतिबिंब अनंत पे बनता है? हाँ सर, यहाँ C2 के बाद है तो अनंत ही हुआ ना। यहाँ देखो C2 के बाद है, C2 के बाद है तो इसलिए अनंत हुआ। प्रतिबिंब कैसा है सर? अगर नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष के, यानी कि प्रधान अक्ष के, तो प्रतिबिंब आँख मूंद के वास्तविक ही होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। प्रतिबिंब का आकार क्या हुआ? प्रतिबिंब का आकार वस्तु, प्रतिबिंब का आकार ये हुआ, वस्तु का आकार ये हुआ, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है और वैसे रहना भी चाहिए। ओके, चौथा कंडीशन देखते हैं भाई साहब क्या कहता है। जब वस्तु को 2F1 तथा 2F1 यानी कि वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, तो हम लोग उसमें भी पढ़े थे C में कि दर्पण में कि वक्रता केंद्र पर रखते तो वक्रता केंद्र पर बनता है। तो सेम इसी प्रकार इसमें भी है, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई वस्तु है, पहला रे चलेगा तो F2 से जाएगा, दूसरा रे यानी कि दूसरा किरण चलेगा तो O से जाएगा, उसके बाद कहाँ कट रहा है, वहीं C1 पे बनाए थे C2 पर कट रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र पे ही बनाए थे और वक्रता केंद्र पर ही कट रहा है। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, पता है। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, पता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। सर किस केस में, यानी किस कंडीशन में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है? जब वस्तु, यानी कि वस्तु कहाँ रखा जाए, 2F1 के बीच में। अगर दर्पण की बात करें तो C के पास, यानी कि वक्रता केंद्र के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां 6ठा कंडीशन देख लेते हैं। कौन सा? 5वां और 6ठा कंडीशन क्या कहता है? ठीक है, 5वां, जब वस्तु को अनंत तथा 2F1 के बीच रखा जाता है। कहाँ? अनंत और 2F1 के बीच में रखा जाता है। तो ये तो हमको भी पता है सर, इसमें कोई कि पहला आएगा तो F2 से टकराएगा और दूसरा आएगा तो O से टकराएगा। सर यहाँ तो 3 लिया है। अरे सर 3 ले या 2 ले, बाकी 2 ही हमको अगर चित्र बनाना है ना, यानी कि प्रतिबिंब बनाना है
तो हमको 2 ही किरण चाहिए। देखिए सर यहाँ पर कहाँ बन रहा है, F2 और C2 के बीच में बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब H2 तथा क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के बीच में बनता है। अच्छा, बनने दीजिए जहाँ बनता है। वास्तविक बनती है, प्रतिबिंब नीचे बन रहे हैं यानी कि वास्तविक है। आकार वस्तु से छोटा है, बिल्कुल आकार क्या है, वस्तु से छोटा है। एक कंडीशन और है, छठा कंडीशन देख ही लेते हैं भाई साहब, क्या कहता है छठा कंडीशन। जब वस्तु को अनंत पे रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, अनंत पे। सर अनंत पे रखा जाता है किसी वस्तु को, अच्छा कहाँ रखा जाता है, अनंत पे रखा जाता है। सर अनंत पे कोई ऑब्जेक्ट है पता नहीं, तो वहाँ से क्या आ रही है, वो किरण आ रही है, 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, किरण आ रही है। ये सब टकरा के कहाँ जाएगी, ये तो बताए F पर जाएगी, तो F पर जाएगी यानी कि F2 पर जाएगी। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब F2 पर बनता है। क्या क्या बोल रहे हैं, प्रतिबिंब F2 पर बनता है, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है, और आकार वस्तु से बहुत छोटा है। आकार क्या है, वस्तु से बहुत छोटा है। आकार तो देखिए ना, ये बना, ये आकार, वस्तु यहाँ पर क्या था, लगभग इतना बड़ा था। ठीक है, तो आकार ये बना। अब जो है ना लेंस द्वारा हम कोशिश करते हैं बनाने का, क्योंकि लेंस का 2 इम्पोर्टेंट है, वो दर्पण में भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें देखते हैं, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना देखते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है, अनंत पे। तो अनंत पे अगर रखा जाएगा तो ये तो नहीं पता है कितनों किरण आ सकता है, अनंत पे, अनंत पे से आ रहा है, टकरा के वापस इधर जा रहा है। ये सब कहाँ जाना चाहता है, इधर जा रहा है, लेकिन उसको काल्पनिक करके पीछे खींचा गया है। कहाँ खींचा गया है, पीछे खींचा गया है, तब समझा है। यानी कि जब वस्तु के अनंत पर रखा जाता है, किस में, अवतल लेंस में, तो क्या होता है, देखिए मुख्य फोकस पर बनता है। मुख्य फोकस का है F1, यानी कि F1 पर बनता है। कैसा है, काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है, क्योंकि सर दर्पण, यानी कि दर्पण बोल रहे हैं लेंस के इस साइड बन रहा है, इसलिए काल्पनिक है। किस साइड बन रहा है, लेंस के इस साइड बन रहा है, इसलिए क्या है, काल्पनिक है। वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अच्छा, वस्तु से क्या बनता है, बहुत छोटा। हाँ, इसमें तो बनेगा अभी भाई, वस्तु से बहुत छोटा। ओके, दूसरा कंडीशन है, जब क्या बोल रहा है, जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में हो, तो क्या होगा सर, प्रतिबिंब F1 तथा O के बीच बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये चित्र में देख लीजिए। ओके, काल्पनिक है, ये सब क्या है, काल्पनिक, वस्तु से छोटा है। कैसा है चित्र, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। कैसा है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। अब लेंस की चिन्ह परिपाटी पढ़ने वाले, लेंस की चिन्ह परिपाटी। सर तो एकदम अपने शब्द में लाए सर, एकदम लेंस की चिन्ह परिपाटी, ज़्यादा याद भी नहीं करना, एकदम समझ के पढ़ना है। क्या समझ के पढ़ना है, देखिए तो हमेशा लेंस के ऊपर क्या होगा, हमेशा ऊपर क्या होगा, प्लस में होगा, नीचे हमेशा माइनस में होगा, बाईं ओर हमेशा माइनस होगा, दाईं ओर हमेशा प्लस होगा। बस इतना तो जानना है। ओके, लेंस की सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है, यानी कि अगर लेंस की कोई भी दूरी निकालना है तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, जहाँ पर ओ लिखा है इसी को बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, और यहाँ से नापी जाती है। तो चिन्ह परिपाटी इतना ही है। चलिए आगे, आवर्धन। सर आवर्धन की होता है सर, देखते हैं आवर्धन का होता है। वैसे अपने लोग पहले चैप्टर बोल रहे हैं प्रकाश का परावर्तन में पढ़ चुके हैं, फिर भी समझते हैं आवर्धन क्या होता है। किसी लेंस या दर्पण द्वारा अच्छा बने छिद्र की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। भारी तो नहीं है, यानी कि ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई और क्या बोल रहा है, छिद्र की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आप अनुपात में ला दीजिए, यानी कि बट्टा में ला दीजिए, तो आप समझ गए कि ये क्या है, ये आवर्धन है। यानी कि आवर्धन बराबर फार्मूला होता है m बराबर H2/H1, जहाँ H2 क्या है, H2 क्या है पता है आप लोग को, पता है H2 क्या, छिद्र की ऊंचाई है, और H1 क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, जिसको m बराबर हम क्या लिखते हैं, V/U, m बराबर V/U। ओके, m क्या है, जहाँ पे m आवर्धन है, V प्रतिबिंब की दूरी है और U वस्तु की दूरी है। तो सर ये तो फार्मूला है, ये तो याद रखना पड़ेगा इसमें, हाँ रखना ही पड़ेगा ना। चलिए अब जो है ना पढ़ते हैं लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र, तो लेंस सूत्र पढ़ते हैं। ओके देखिए लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, यही लेंस है। जहाँ क्या है, जहाँ V प्रतिबिंब दूरी है, U वस्तु की दूरी है और F फोकस दूरी है।
अब जो समझते हैं लेंस की क्षमता क्या होता है। क्या लेंस की क्षमता क्या होता है? सर देखिए, लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस का काम करने का मतलब यानी कि लेंस के पास कितना पावर है। तो लेंस प्रकाश को कितना अधिक या कम मोड़ सकता है, उसे ही लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि किसी लेंस क्या करता है, अब प्रकाश को मोड़ता है या तिरछा करता है, तो कितना तिरछा कर सकता है, उसके पास कितना दम है, इसी को तो बोलते हैं लेंस का क्षमता। इसमें लिखा गया है। तो लेंस बराबर यानी कि लेंस की क्षमता को हम पी से डिनोट करते हैं। ओके, और पी बराबर क्या होता है 1/f, जहाँ पी क्या है लेंस की क्षमता, एफ क्या फोकस दूरी, लेकिन मीटर में होना चाहिए। सर लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर है। क्या है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं और लास्ट टॉपिक का नाम है कि अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। क्या क्या? अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। तो क्या क्या होता है देखिए, ये क्या होता है, ये पिक्चर से देखिए, ये पिक्चर से दोनों आदमी देखिए, यानी कि दो सब लोग देखिए। इसमें क्या होता है, किनारे पे पतला यानी कि बीच में पतला और किनारे पे मोटा है। ये क्या है, किनारे पे पतला और बीच में मोटा है। तो बस वही तो लिखा है, किनारे पर पतला इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ये भी किनारे पर मोटा होता है, ये अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइट को फैलाता है और ये क्या करता है, ये लाइट को एक जगह समेट के रखता है। ओके, और ये है फोकस दूरी, ये इसका धनात्मक होती है और फोकस दूरी इसका क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो बस इस चैप्टर में यहीं तक था। क्या भाई साहब ये चैप्टर जो पढ़ाए है ये कैसा लगा आप लोग को, ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो जो है किस चैप्टर का चाहिए आप लोग ज़रूर बताइएगा। हाँ, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा भाई साहब। लोग को PDF लेना है ना भैया, तो क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।